नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एएसपी हिस्ट्री वाला के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे इतिहास दर्शन व इतिहास लेखन के कुछ महत्वपूर्ण पीआईक्यूज। कल हमने एक क्लास इसी के संबंध में अपलोड की थी, जिसके अंदर हमने 50 प्रश्नों की एक श्रृंखला की थी। अगर आप में से किसी ने वो कल की क्लास नहीं देखी तो पहले जाकर वो कल की क्लास जिसमें 50 प्रश्न थे वो देख के आना। उसके बाद आज की क्लास 2 देखना। कल की क्लास भी हमारी 9:15 अपलोड हुई, आज की क्लास भी, और आगे अभी हम 2-3 क्लासेस और अपलोड करने वाले हैं, तो वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और ये सेशन पूरा देखने के बाद अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना भी ना भूलें। आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में प्रश्न अवश्य करना। वाजिब प्रश्न जो होगा उसका आपको उचित जवाब भी दिया जाएगा। तो हम करते हैं आज की क्लास को शुरू बिना कुछ देरी के। आज क्लास नंबर 2 है। क्लास 1 कल हो चुकी थी, क्लास 2 को हम आज शुरू करने वाले हैं। तो यह रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न है कि इतिहास के प्रत्यक्षवादी अवधारणा का प्रमुख प्रतिपादक किसे माना जाता है। इतिहास की प्रत्यक्षवादी अवधारणा का प्रमुख प्रतिपादक किसे माना जाता है। ऑगस्ट कॉम्टे को जो माना जाता है, जो प्रत्यक्षवाद व आधुनिक समाजशास्त्र के भी जनक थे। प्रत्यक्षवाद के भी जनक थे ये, प्रत्यक्षवाद के भी जनक थे और आधुनिक समाजवाद के, आधुनिक समाजशास्त्र के भी जनक है जो माने जाते हैं, ऑगस्ट कॉम्टे। तो 1 नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न है कि इतिहास विज्ञान है न कम न ज्यादा। यह प्रश्न शायद कल की क्लास में भी आया था, शायद रिपीट हो गया होगा, कोई नहीं। इतिहास विज्ञान है न कम न ज्यादा, यह बात किसके द्वारा कही गई थी। तो यह बात कही गई थी ब्यूरी के द्वारा, जिसके बारे में हमने कल की क्लास में शायद पढ़ा था। यह प्रश्न आज दोबारा रिपीट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने माना, निम्नलिखित में से किसने माना कि जैसे के डार्विन के जैविक प्रकृति के विकास के नियम की खोज की थी। जैसे के डार्विन ने जैविक प्रकृति के विकास के नियम की खोज की थी, इसी प्रकार मार्क्स ने मानव इतिहास के विकास के नियम की खोज की थी। यह बात किसने कही थी कि जिस प्रकार के डार्विन ने जैविक प्रकृति के विकास के नियम की खोज की थी, इसी प्रकार मार्क्स ने जो मानव इतिहास की, मार्क्स ने मानव इतिहास की है जो मानव इतिहास के विकास के नियम की खोज की थी। तो यह बात की गई थी फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा। फ्रेडरिक एंजल्स ने जो यह बात कही थी, और फ्रेडरिक एंजल्स ने यह बात कही थी अपनी पुस्तक के अंदर। इनकी पुस्तक थी द ओरिजिन ऑफ प्राइवेट, द ओरिजिन ऑफ private property and the state, the origin of private property, the origin of private property, the origin of private property and the state, and the state ये जो पुस्तक है इनकी 1884 के अंदर, 1884 में प्रकाशित हुई थी, और इसी पुस्तक के अंदर इन्होंने यह बात कही थी। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पुस्तकें और पुस्तकों के रचनाकारों के, ग्रंथकारों के नाम दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा जो इसमें सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहले नंबर पर है फ़क्र मुदव्विर। फ़क्र मुदव्विर ने आदाब उल हर्ब व सुजात नाम से ग्रंथ लिखा था, बिल्कुल सही है। दूसरा मोहम्मद कबीर के द्वारा अफसाना ए सहान लिखा गया। तीसरे नंबर पर है जियाउद्दीन बर्नी ने फतवा ए जहांदरी लिखा था। फतवा ए जहांदरी जो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया। तीसरा ऑप्शन भी इसका बिल्कुल सही है। चौथे नंबर पर है सदीदुद्दीन मोहम्मद औफी, जिसके द्वारा खजाइन उल फुतूह जो ये अमीर खुसरो का ग्रंथ है। खजाइन उल फुतूह को किसका ग्रंथ है, अमीर खुसरो का ग्रंथ है। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। मोहम्मद औफी ने जो जामी उल हिकायत लिखा था, जामी उल हिकायत जो यह मोहम्मद औफी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ था। तो 4 नंबर इसका बिल्कुल गलत होगा। खजाइन उल फुतूह अमीर खुसरो का ग्रंथ है, तो इसमें असुमृत पूछा है, असुमृत इसका 4 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से
कौन सा लेखक चंदेल वंश के जीवन चरित्र संबंधी विवरण प्रदान करता है। यहाँ पर 3 लेखकों के नाम दे रखे हैं, इनमें से कौन सा जो लेखक है चंदेल वंश की जीवन चरित्र संबंधी विवरण प्रदान करता है। 3 लेखकों इसमें नाम है बाण, विलन और कल्हण। बाण जो है यह बाण जो हर्षवर्धन के काल का एक दरबारी दरबारी कवि था, जिसने इसके जो प्रमुख ग्रंथ है उसमें हर्षचरित आता है। हर्षचरित और कादम्बरी इसके प्रमुख ग्रंथ है। इसमें चंदेल वंश की कोई जानकारी हमें नहीं मिलती है। दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर विल्हन और कल्हण, ये दोनों ही जो कश्मीर से संबंधित है। विल्हन और कल्हण दोनों ही कश्मीर से संबंधित है। विल्हन जो 11वीं सदी के कश्मीर के एक प्रसिद्ध कवि थे, जिन्होंने विक्रमांकदेव चरित लिखा था। और कल्हण ने भी कश्मीर से संबंधित राज तरंगिनी लिखी थी। तो ये दोनों ही कश्मीर से संबंधित है। चंदेल वंश के इनके तीनों ने ही जानकारी इसमें नहीं दी थी। तो इसका जो उपयुक्त में से कोई नहीं, 4 नंबर जो ऑप्शन इसका राइट होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विचारक उत्तर आधुनिक विचारक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विचारक उत्तर आधुनिक विचारक इनमें से नहीं है। हेडेनवाइट, जैक्स डेरिडा, एरिक हॉब्सबॉम या फिर माइकल फूको, इनमें से कौन सा जो उत्तर आधुनिक विचारक नहीं है। तो यह एरिक हॉब्सबॉम। 3 नंबर जो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ है जो लेखकों के नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी पुस्तकों के नाम दे रखे हैं जिन्हें हमें सम्मिलित करना है। 4 इसमें पुस्तक है द इंट्रोडक्शन टू द फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री, व्हाट इज हिस्ट्री, विंग इंटरप्रेशन ऑफ हिस्ट्री और हिस्टोरियन क्राफ्ट। 4 पुस्तकें, 4 ही लेखकों के नाम है E.H. कार, मार्क ब्लोच, W.H. वॉल्स और हर्बर्ट और वाटरफील्ड। तो इसमें जो E.H. कार की पुस्तक आप सभी को पता होगा। E.H. कार की पुस्तक व्हाट इज हिस्ट्री है। दूसरे नंबर पर मार्क ब्लोच, जिन्होंने हिस्टोरियन क्राफ्ट लिखा था, इसके बारे में मैंने आपको कल ही बताया था। मार्क ब्लोच की जो पुस्तक है हिस्टोरियन क्राफ्ट है। तीसरे नंबर पर W.H. वॉल्स जो है, इन्होंने द इंट्रोडक्शन टू फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री लिखा था। एन इंट्रोडक्शन टू फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री जो W.H. वॉल्स की है, और हर्बर्ट और वाटरफील्ड के द्वारा है जो लिखा गया था, विंग इंटरप्रेशन ऑफ हिस्ट्री। तो इसके अंदर 2, 4, 1 और 3, 2, 4, 1 और 3, 4 नंबर जो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि औपनिवेशिक इतिहास लेखन के विषय में गलत कथन पहचाने। औपनिवेशिक इतिहास लेखन विषय के बारे में गलत कथन इनमें से कौन सा है। पहले है कि औपनिवेशिक इतिहास लेखन भारत की एकता का श्रेय ब्रिटिश सत्ता को देता है। औपनिवेशिक इतिहास लेखन जो आधुनिक काल का जो इतिहास लेखन, औपनिवेशिक जो इतिहास लेखन है, यह भारत की एकता का श्रेय जो ब्रिटिश सत्ता को देता है। बिल्कुल सही बात है। उसके अनुसार ब्रिटिश पूर्व भारत में 18वीं शताब्दी अंधकार की शताब्दी थी। ब्रिटिश से पहले भारत की जो 18वीं शताब्दी थी, यह अंधकार की शताब्दी औपनिवेशिक इतिहास लेखकों ने जो इसे अंधकार की शताब्दी कहा था, बिल्कुल सही है। भारत एक अवरुद्ध समाज था, यह बात भी औपनिवेशिक लेखकों के द्वारा की गई थी। चौथा ऑप्शन है कि जेम्स मिल, जो भारत के पहले इतिहासकारों में गिना जाता है, ने भारत के अतीत की बहुत प्रशंसा की। जेम्स मिल जिन्होंने भारत के अतीत के इतिहास की, यानी कि प्राचीन काल की और मध्यकाल की, जिसे हिंदू काल और मुस्लिम काल में बांटा गया था, इसकी प्रशंसा नहीं बल्कि इसकी बहुत ही निंदा की थी। इसे जड़ बताया गया था। तो 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। इसकी प्रशंसा नहीं बल्कि इसकी बुराई की गई थी। इसकी भारत के अतीत के जो प्राचीन काल की, हिंदू काल की निंदा की गई थी। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इतिहास का अंत पद से उत्तर आधुनिकों का क्या तात्पर्य है। इतिहास का अंत पद से उत्तर आधुनिकों का क्या तात्पर्य है। इतिहास ने अपना लक्ष्य चरितार्थ कर लिया, या फिर उस समय अब समय स्थिर रहेगा और इतिहास अग्रसित नहीं होगा। इतिहास का अंत से तात्पर्य पूछा है कि इतिहास ने अपना लक्ष्य चरितार्थ कर लिया, तो इतिहास का अंत हो गया,
या फिर अब समय स्थिर रहेगा और इतिहास अग्रसारित नहीं होगा, या फिर इतिहास ने आज के पाश्चात्य समाज में अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया, अन्य समाज भी देर सवेरे इसे प्राप्त कर लेंगे, इस बिंदु से आगे प्रगति नहीं होगी, या फिर हम उत्तर ऐतिहासिक युग में रह रहे हैं, इतिहास को जैसा जाना समझा जाता था उस इतिहास का अंत हो चुका है। तो इतिहास के अंत से तात्पर्य क्या था? तो यह जो बात की गई थी यह फ्रांसीसी फुकुयामा के द्वारा कहा गया था। फ्रांसीसी फुकुयामा ने कहा था कि जो हम उत्तर ऐतिहासिक युग में रह रहे हैं, हम अभी जो उत्तर ऐतिहासिक युग में रह रहे हैं और इतिहास को जैसा जाना या समझा जाता था उस इतिहास का अंत हो चुका है। फ्रांसीसी फुकुयामा जिनकी पुस्तक थी, जिनकी रचना थी द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, जो 1992 के अंदर प्रकाशित हुई थी। द एंड ऑफ हिस्ट्री, द एंड ऑफ हिस्ट्री, द एंड ऑफ हिस्ट्री, द एंड ऑफ हिस्ट्री और एंड द लास्ट मैन, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, लास्ट मैन, जो 1992 के अंदर ये इनकी रचना लिखी गई थी। इसी के अंदर इन्होंने कहा था कि इतिहास को जैसा जाना या समझा जाता था उस इतिहास का जो अंत हो चुका है, इसी से इसका तात्पर्य था इतिहास के अंत से। तो 4 नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर आधुनिकतावाद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? उत्तर आधुनिकतावाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन इसमें से सही है? पहला कथन है कि उत्तर आधुनिकतावादी अतीत को एक पाठ के रूप में देखता है, अतः इसका उद्देश्य अतीत की खोज नहीं अपितु उसमें अर्थ की खोज है। बिल्कुल सही बात है। यह अतीत को एक पाठ के रूप में देखते हुए उसके अर्थों को उद्घाटित करने को लक्षित करता है। बिल्कुल यही सेम ही बात हो गई। तीसरा है कि यह वस्तुवाद को अस्वीकार करता है, वस्तुवाद को अस्वीकार करता है। तीसरा ऑप्शन भी सत्य है। यह आधुनिक इतिहास लेखन के इतिहास के विषय में सत्य के दावों को खारिज करता है। बिल्कुल चारों ही ऑप्शन है जो इसके बिल्कुल सही होंगे। तो ए, बी, सी और डी, 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेटा हिस्ट्री का लेखक कौन था? मेटा हिस्ट्री का लेखक कौन था? जैक्स डेरिडा, माइकल फूको, हेडन वाइट या फिर एलन मूसला। मेटा हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जैक्स डेरिडा, जैक्स डेरिडा के द्वारा जो ऑफ ग्रामेटोलॉजी लिखा गया था। ऑफ ग्रामेटोलॉजी, ग्रामेटोलॉजी है जो यह जैक्स डेरिडा के द्वारा लिखा गया था। माइकल फुको ने मैडनेस एंड सिविलाइजेशन ऑर्डर ऑफ थिंग्स लिखा था। और हेडन वाइट ने जो मेटा हिस्ट्री लिखा था। तो 3 नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यह किसका विचार था कि सत्ता इतिहास को नियंत्रित करती है? यह किसका विचार था कि सत्ता जो इतिहास को नियंत्रित करती है? फुको का, नीत्शे का? फुको और नीत्शे दोनों का? तो यह विचार फुको का भी था और नीत्शे का भी था। दोनों का ही यह विचार था कि सत्ता जो इतिहास को नियंत्रित करती है। तो फुको और नीत्शे, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि एनाल्स संप्रदाय के संबंध में कौन से कथन सत्य है? एनाल्स संप्रदाय के बारे में कौन से कथन है जो सत्य है? एनाल्स संप्रदाय के बारे में कौन कौन से कथन इसमें से सत्य है? पहला है कि एनाल्स संप्रदाय का नाम एनाल्स नामक जर्नल के नाम पर पड़ा था। एनाल्स संप्रदाय का नाम जो एनाल्स नामक जर्नल के नाम पर पड़ा था। तो बिल्कुल पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है कि एनाल्स इतिहासकार इतिहास को अतीत से भविष्य की ओर अग्रसित करते हैं। अतीत से भविष्य की ओर अग्रसित करते हैं, यह बात इसमें बिल्कुल गलत है। तीसरा हो कि एनाल्स इतिहासकार स्वयं को किसी संप्रदाय का प्रतिनिधि नहीं मानते। एनाल्स इतिहासकार जो स्वयं किसी भी संप्रदाय का जो अपने को प्रतिनिधि नहीं मानते। तीसरा ऑप्शन भी इसका सही है। और चौथा ऑप्शन है कि एनाल्स संप्रदाय ने भारत सहित अनेक देशों में इतिहास लेखन को प्रभावित किया है। तो बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन भी इसका सही होगा। तो इसमें बी एक गलत होगा। ए, सी और डी, ए, सी और डी, 3 नंबर ऑप्शन जो है ए, सी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ रचनाएं दे रखी है और रचनाकारों के नाम दे रखे हैं। पहले नंबर पर लियोनार्ड ए गॉर्डन, दूसरे नंबर पर है केटी कुर्ती, तीसरे नंबर पर है सिसिर के बोस एट एल एड और चौथे नंबर पर है कृष्ण बोस। सामने 4 रचनाएं दे रखी है। तो इनमें से हमें इनको सुमेलित करना है।
सबसे पहले नंबर पर है ब्रदर्स अगेंस्ट द राज, ए बायोग्राफी ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट सरत एंड सुभाष चंद्र बोस। ब्रदर्स अगेंस्ट द राज, ए बायोग्राफी ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट सरत एंड सुभाष चंद्र बोस, यह जो रचना लिखी गई थी, यह लिखी गई थी लियोनार्ड ए गार्डन के द्वारा, तो एक में एक होगा। दूसरे नंबर पर है सुभाष चंद्र बोस एज आई न्यू हिम, सुभाष चंद्र बोस एज आई न्यू हिम, यह जो लिखी गई थी यह किटी कुर्ती के द्वारा लिखी गई थी रचना है। तीसरे नंबर पर है ए बीकॉन अक्रॉस एशिया, ए बायोग्राफी सुभाष चंद्र बोस, ए बीकॉन अक्रॉस एशिया, ए बायोग्राफी सुभाष चंद्र बोस, शिशिर के बोस एट एल एड के की रचना है। और चौथे नंबर पर है इतिहासेर संधाने, इन सर्च ऑफ हिस्ट्री, इन सर्च ऑफ हिस्ट्री जो कृष्ण बोस के द्वारा लिखी गई रचना है। तो इसमें चारों ही बिल्कुल सुमिलित है, तो 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4, 3 नंबर जो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जर्मन अध्येता जिसने किसी भी भारतीय भाषा को सीखे बिना भारतीय बौद्धिक इतिहास पर विस्तार से लिखा? वो कौन से जर्मन अध्येता थे जिसने किसी भी भारतीय भाषा को सीखे बिना, किसी भी भारतीय भाषा को सीखे बिना जो भारतीय बौद्धिक इतिहास पर विस्तार से लिखा था? तो वह थे GWF हेगेल। हेगेल है जो जिन्होंने किसी भी भारतीय भाषा उन्हें नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने भारतीय बौद्धिक इतिहास पर विस्तार से लिखा था। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने मनोइतिहास साइको हिस्ट्री के प्रादुर्भाव को प्रेरित किया था? किसने जो मनोइतिहास या साइको हिस्ट्री के प्रादुर्भाव को प्रेरित किया था? तो यह क्या था? सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने साइको हिस्ट्री के प्रादुर्भाव को प्रेरित किया था। तो इसका जो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सुमेलित करना है, इसके अंदर भी पुस्तकें दे रखी है और सामने जो इसमें इतिहास की विचारधारा या इतिहास के जो स्कूल या जो दृष्टिकोण है, इन दृष्टिकोण के बारे में दे रखा है और इसी को हमें जो सुमेलित करना है। तो इसमें सबसे जो कौन कौन है इतिहासकार किस किस दृष्टिकोण से संबंधित है? सबसे पहले नंबर पर है राष्ट्रवादी स्कूल, दूसरे नंबर पर है मार्क्सवादी स्कूल, तीसरे नंबर पर है सबॉल्टर्न स्कूल और चौथे नंबर पर है औपनिवेशवादी स्कूल या औपनिवेशवादी दृष्टिकोण या औपनिवेशवादी विचारधारा। तो सबसे पहले नंबर पर है राजेंद्र लाल मित्र। राजेंद्र लाल जो मित्र है यह कौन से स्कूल से, कौन से दृष्टिकोण से, कौन सी विचारधारा से संबंध रखते हैं? तो यह राष्ट्रवादी स्कूल से संबंधित है। दूसरे नंबर पर है सुशोभन सरकार। सुशोभन सरकार जो मार्क्सवादी थे। तीसरे नंबर पर है डेविड हार्डिमैन जो सबॉल्टर्न स्कूल से संबंधित है। डेविड हार्डिमैन जो है ये उपनिवेशवादी और जो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन था, इन दोनों ही के आलोचक थे। इन दोनों ही उपनिवेशवादियों की और राष्ट्रवादी दोनों ही इतिहास लेखन की इन्होंने डेविड हार्डिमैन ने जो बहुत आलोचनाएं की गई थी। रॉबर्ट ऑट में जो यह औपनिवेशवादी दृष्टिकोण से संबंधित है। तो इसमें चारों ही सम्मिलित है, 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर आधुनिकवाद द्वारा निम्नलिखित में से किन पर बल दिया गया? उत्तर आधुनिकवाद के द्वारा जो किन पर बल दिया गया? बहुआयामिता पर, विखंडीकरण पर, अनिरंतरता या विच्छेदनीयता पर, अंतर्विराम्यता पर या फिर अल्पकालिकता पर। तो इनमें से किस पर जो बल दिया गया था? बहुआयामिता। किसी भी जो विचार है, कोई संस्कृति है या फिर कोई घटना को समझने के लिए उसके बहुआयामी दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता है। यह बात उत्तर आधुनिकतावादियों के द्वारा की गई थी। तो बहुआयामिता इनका बिल्कुल दृष्टिकोण था। विखंडीकरण भी इनका जो दृष्टिकोण बिल्कुल था, क्योंकि इन्होंने कहा कि आंतरिक संरचना किसी भी घटना की, किसी भी संस्कृति को, किसी भी विचार को समझने के लिए उसकी आंतरिक जो संरचना है उसको तोड़कर उसकी गहराई एवं उसके जो विरोधाभासी है उनको उजागर करना। तो बहुआयामिता, विखंडीकरण, अनिरंतरता या विच्छेदनीयता, अंतर्विराम्यता और अल्पकालिकता, ये पांचों ही जो विचार है यह उत्तर आधुनिकवाद के द्वारा दिए गए थे। तो A, B, C, D और E,
पांचों या जो इसके सही होंगे। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैक्स डेरिडा की विनिर्माण की पद्धति, जैक्स डेरिडा की विनिर्माण की पद्धति का मेथड ऑफ डिस्ट्रक्शन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसमें सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। जैक्स डेरिडा की विनिर्माण पद्धति का जो मुख्य रूप से किसमें जो यह सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, ऑफ ग्रामेटोलॉजी में, स्पीच ऑफ फिनोमिना में, या राइटिंग एंड डिफरेंस में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैक्स डेरिडा जो एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, फ्रांसीसी दार्शनिक थे, और इनके जो विनिर्माण की पद्धति में जो इनका जो सिद्धांत था यह दिया गया था ऑफ ग्रामेटोलॉजी के अंदर दिया गया था। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर आधुनिकतावादी समालोचक नहीं है। कौन इसमें से एक उत्तर आधुनिकतावादी समालोचक नहीं है। जैक लकान, हैडन वाइट, मिशेल फुको, या फिर जैक्स डेरिडा। कौन है जो उत्तर आधुनिकतावादी समालोचक नहीं है। तो हैडन वाइट जो है परंपरावादी समालोचक इतिहासकार है। परंपरावादी समालोचक इतिहासकार है। परंपरावादी जो समालोचक इतिहासकार है, इनकी पुस्तक है थ्योरी ऑफ हिस्ट्री। हेडन वाइट की अगर हम पुस्तक की बात करें तो इनकी पुस्तक है थ्योरी ऑफ हिस्ट्री। ये पुस्तकें मैं साथ में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पुस्तकों के मिलान के जो प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हेडन वाइट की पुस्तक है थ्योरी ऑफ हिस्ट्री। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीयों के लिए इतिहास की गति क्या थी। प्राचीन भारतीयों के लिए इतिहास की गति कौन सी थी। ऋजुरेखीय, सर्पिल, चक्रात्मक, या फिर विकासात्मक। तो प्राचीन भारतीयों के लिए इतिहास की गति जो चक्रात्मक थी। 3 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कंगूर और तेंगूर क्या थे। कंगूर और तेंगूर जो बौद्ध साहित्य थे। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से असंगत, यहाँ पर भी 4 पुस्तकें दे रखी है, पुस्तकों के रचनाकारों के नाम दे रखे हैं, इनमें से कौन सा जो सुमेलित नहीं है। सबसे पहले नंबर पर जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ तारीख फिरोजशाही है, तो बिल्कुल पहला ऑप्शन सही है। दूसरा अब्दुल कादिर बदायूनी ने तबकात अकबरी लिखा, बकात नहीं तबकात अकबरी जो अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा नहीं बल्कि निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया। निजामुद्दीन अहमद के द्वारा जो यह तबकात अकबरी लिखा गया था। तो 2 नंबर जो ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। तीसरा काफी खां के द्वारा मुतखा उ लुआब लिखा गया, और चौथे नंबर पर है मोतमिद खान के द्वारा इकबालनामा लिखा गया था। तो इसमें पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा भी सही है। 2 नंबर है जो इसका सुमेलित नहीं है। 2 नंबर इसका सुमेलित माना जाएगा। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि आइकोनोमेट्री निम्नलिखित से संबंधित है। आइकोनोमेट्री किससे संबंधित है। आइकन से अर्थ पढ़ना, या फिर आइकन का माप और अनुपात, या उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आइकोनोमेट्री जो आइकन का माप और अनुपात से संबंधित है। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है बुरंजी का क्या अर्थ है। बुरंजी किसे कहा गया। बुरंजी के क्या अर्थ है। नेपाल के पहाड़ी कबीले का नाम, या फिर कश्मीर में हाल ही में खोजे गए 9 पाषाण स्थल का नाम, असम के वंशावली रिकॉर्ड, या फिर उड़ीसा में पूजित मात्र देव्या। बुरंजी किसे कहा गया। तो बुरंजी जो है असम के वंशावली रिकॉर्ड है जिन्हें बुरंजी नाम से जाना गया, जिन्हें बुरंजी कहा गया। तो 3 नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी पुस्तकें और लेखकों के नाम है, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं होगा। 4 पुस्तकें दे रखी है, शाहजहांनामा, नुस्खा ए दिलखुशा, आलमगीर नामा और बहार आजम।
इनमें से कौन सा जो सुमेलित नहीं है? सबसे पहले शाहजहाँनामा जो इनायत खान के द्वारा लिखा गया था, शाहजहाँनामा इनायत खान के द्वारा लिखा गया, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा नुस्खा ए दिलखुशा भीमसेन के द्वारा लिखा गया, दूसरा ऑप्शन भी इसका सही है। आलमगीरनामा मोहम्मद काजिम के द्वारा लिखा गया, तीसरा ऑप्शन भी सत्य है। बहार आजम जो मोहम्मद वारिस के द्वारा नहीं बल्कि बहार आजम जो लिखा गया था, यह अब्दुल कादिर नजीर के द्वारा जो लिखा गया था बहार आजम। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। तो 1, 2 और 3 सही है, 4 नंबर इसका असुमेलित होगा। असुमेलित ही पूछा है तो 4 नंबर इसका आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? कौन से इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त जो इतिहास है यह समकालीन इतिहास है? समस्त इतिहास को समकालीन इतिहास बताने वाले दर्शन शास्त्री कौन थे? तो वह थे बेनेडिटो क्रोचे। बेनेडिटो क्रोचे जो इटली के आत्मवादी दार्शनिक इतिहासकार थे। इनके ये जो इटली के निवासी थे और इटली के आत्मवादी दार्शनिक इतिहासकार थे बेनेडिटो क्रोचे। इन्होंने कहा था कि समस्त इतिहास जो समकालीन इतिहास है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इतिहास का कार्य अतीत का मूल्यांकन करना और भावी युगों के लाभार्थों का अनुदेशन करना है। इतिहास का कार्य अतीत का मूल्यांकन करना, भावी युगों के लाभार्थों का अनुदेशन करना है। निम्नलिखित में से किसने जो इतिहास की उपयुक्त परिभाषा दी है? यह जो इतिहास की परिभाषा है कि इतिहास का कार्य अतीत का मूल्यांकन करना और भावी युगों को लाभार्थ के अनुदेशन करना, इतिहास की यह जो परिभाषा है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो यह जो परिभाषा दी गई थी यह दी गई थी जीपी गुच के द्वारा। जीपी गुच जो ब्रिटिश इतिहासकार और पत्रकार थे, यह ब्रिटिश इतिहासकार थे और इतिहासकार के साथ साथ जो इतिहासकार भी थे और इतिहासकार के साथ साथ ये पत्रकार भी थे। इन्होंने कहा था कि इतिहास का कार्य अतीत का मूल्यांकन करना और भावी युगों के लाभार्थ का अनुदेशन करना है। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा जीपी गुच। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास चीनी इतिहास के पहले महान ग्रंथ सीजी जो एक ऐतिहासिक दस्तावेज है का लेखक है? निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार जो चीनी इतिहास के पहले महान ग्रंथ, चीनी इतिहास का पहला महान ग्रंथ है सीजी एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जो 5 भागों के अंदर लिखा गया था। यह सीजी जो 5 भागों में लिखा गया था जिसमें हमें विश्व इतिहास की जानकारी मिलती है। यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह लिखा गया था सीमा क्यान के द्वारा। सीमा क्यान है जो इसका राइट आंसर होगा। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर जो कन्फ्यूशियस है, कन्फ्यूशियस के अगर हम पुस्तकों की बात की जाए तो कन्फ्यूशियस की पुस्तकों जिसमें आती है स्प्रिंग ऑफ एटम एनल्स। कन्फ्यूशियस की हम पुस्तकों की बात करें तो इसमें आएगा एक तो स्प्रिंग ऑफ एटम एनल्स, कन्फ्यूशस की पुस्तक है। इसके अलावा कन्फ्यूशस की हम और अगर पुस्तक की बात करें तो बुक ऑफ डॉक्यूमेंट हो गया, बुक ऑफ चेंज हो गया, बुक ऑफ डॉक्यूमेंट यह भी, और बुक ऑफ चेंज यह भी कन्फ्यूशस की पुस्तक है। तो कन्फ्यूशस की पुस्तकें भी कई बार पूछी जाती है, इनका भी आप ध्यान रखना। और सीजी जो ग्रंथ है यह सीमा क्यान के द्वारा लिखा गया। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक रोमन इतिहासकार है? इनमें से कौन सा जो रोमन इतिहासकार है? तो रोमन इतिहासकार है लिवी। 1 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार को फादर ऑफ लाइज कहा गया? कौन से इतिहासकार को फादर ऑफ लाइज कहा गया? तो यह कहा गया था हेरोडोट्स को। हेरोडोट्स को जो फादर ऑफ लाइज कहा था। इनको जो इतिहास का जनक भी कहा गया, इतिहास का सबसे झूठा व्यक्ति भी कहा गया। इतिहास का जनक और इतिहास का झूठा व्यक्ति, इतिहास का जनक भी कहा था और इतिहास का झूठा व्यक्ति, इतिहास का जो झूठा व्यक्ति भी कहा था। इतिहास का झूठा व्यक्ति और इतिहास का जनक कहा था। और ये दोनों बात किसने कही थी? तो यह दोनों बात की गई थी सिसरो के द्वारा। सिसरो ने जो हेरोडोट्स को इतिहास का जनक और इतिहास का झूठा व्यक्ति कहा था, फादर ऑफ लाइज जो हेरोडोट्स को कहा जाता है। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा।
अगला प्रश्न है, दो सूचियां दे रखे और इन दोनों सूचियों का हमें मिलान करना है। इनमें एक तरफ लेखकों के नाम है और सामने उनकी पुस्तकों के नाम है। चार पुस्तकें, कस्टम इन कॉमन, डिसिप्लिन एंड पनिश द बर्थ ऑफ प्रिजन, तीसरे नंबर पर है कल्चर एंड इंपीरियलिज्म और चौथे नंबर पर है मीनिंग, ट्रूथ एंड रेफरेंस इन हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये चारों पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई है, किन किन के द्वारा लिखी गई है। सबसे पहले नंबर पर जो लेखक का नाम है फ्रैंक एंकर स्मिथ। फ्रैंक एंकर स्मिथ की इनमें से कौन सी पुस्तक है, तो फ्रैंक एंकर स्मिथ की इसमें पुस्तक है मीनिंग, ट्रूथ एंड रेफरेंस इन हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन। दूसरे नंबर पर है एडवर्ड साइड। एडवर्ड साइड की इसमें से पुस्तक कौन सी है, तो एडवर्ड साइड की इसमें से पुस्तक है कल्चर एंड इंपीरियलिज्म। तीसरे नंबर पर इसमें मिशेल फुक की है डिसिप्लिन एंड पनिश द बर्थ ऑफ प्रिजन और चौथे नंबर पर है ईपी थॉम्सन की पुस्तक है कस्टम एंड कॉमन्स। तो इसमें चार तीन दो और एक, चार तीन दो और एक, तो चार तीन दो और एक जो इसका एक नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक पद्धति के संबंध में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य है। ऐतिहासिक पद्धति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन इसमें से सत्य है। पहला कि पाद टिप्पणी आंकड़ों तथा विभिन्न प्रकार के विचार विमर्श के लिए सुविधाजनक आधार बनाता है। पाद टिप्पणी जो आंकड़ों तथा विभिन्न प्रकार के जो विचार विमर्श के लिए सुविधाजनक आधार बनाता है, तो बिल्कुल पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है कि संत गाथा चरित में तोड़ मरोड़ के पीछे स्थायी उद्देश्य चमत्कार के लिए उन्माद होता है। संत गाथा चरित में तोड़ मरोड़ के पीछे जो स्थायी उद्देश्य वो चमत्कार के लिए उन्माद होता है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सत्य है। तीसरा कि पाद टिप्पणी में उस स्रोत या प्रमाण के उल्लेख मात्र से उसे सुनिश्चित गारंटी नहीं माना जा सकता जिस कथन पर सार आधारित है। यह बात है जो इसमें गलत कही गई है, तो 6 नंबर ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। और 2 नंबर ऑप्शन है कि इतिहास में भ्रमपूर्ण लेखन का कारण अक्सर यह होता है कि वह जिस साक्ष्य पर आधारित होता है वही झूठी कल्पना से प्रदूषित होता है। इतिहास में भ्रमपूर्ण लेखन का कारण अक्सर यह होता है कि जिस साक्ष्य पर आधारित होता है वही झूठी कल्पना से प्रदूषित होता है। तो 2 नंबर ऑप्शन भी इसका सही होगा। ए बे और द 2 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रवादी ने ब्रिटिश शासन की मुफ्त व्यापार नीति का विरोध किया। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रवादी ने ब्रिटिश शासन की मुफ्त व्यापार नीति का विरोध किया था, तो यह किया था काशीनाथ त्रिम्बक तेलंग के द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक इतिहासकार के द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। एक इतिहासकार के द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। इतिहासकार के द्वारा कौन कौन सी सावधानियां बरती जानी चाहिए। सबसे पहला है कि उसे पाठ में वह परिवर्तित नहीं करना चाहिए जो लेखक के द्वारा नहीं कहा गया। पाठ में परिवर्तित नहीं करना चाहिए जो लेखक के द्वारा कहा नहीं गया था, तो बिल्कुल यह बात सही है। दूसरा कि परलेख की प्रत्यक्ष जांच से प्राप्त तथ्यों को तर्कना से प्राप्त नतीजों के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। तो तर्कना से जो और नतीजों को भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, बिल्कुल यह बात भी इसकी सत्य है। तीसरा कि यदि तर्कना से कोई संदेह उत्पन्न होता तो रचनात्मक कल्पना से निष्कर्ष निकाले जाने चाहिए। कल्पना की इसमें बिल्कुल कहीं बात की ही नहीं गई है। कल्पना से निष्कर्ष निकाले जाने इसमें बिल्कुल गलत है, क्योंकि रांके ने कहा भी था कि अतीत में जैसा था उसे वैसा ही प्रदर्शित करना चाहिए। तो जैसा था वैसा प्रदर्शित करना है, अपनी रचनात्मक कल्पना वहां पर भी इसमें नहीं दिखानी है। तो तीसरा ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है कि इतिहासकार को अविद्यमान का अन्वेषण नहीं करना चाहिए। अविद्यमान का अन्वेषण नहीं करना चाहिए, तो चौथा ऑप्शन भी इसका सही है। 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पिछले 60 वर्षों में भारतीय इतिहास लेखन मुख्यतः किससे संबंधित नहीं था। पिछले 60 वर्षों में, इन पिछले 60 वर्षों के अंदर भारतीय इतिहास लेखन जो मुख्यतः किससे संबंधित नहीं था। क्षत्रिय इतिहास से, वंशों के इतिहास से, राज दरबार से, या फिर जनता के इतिहास से। जनताओं का इतिहास लिखा गया, क्षत्रिय इतिहास भी लिखा गया, वंशों का इतिहास भी लिखा गया, राज दरबार इतिहास जो पिछले 60 वर्षों से
राजदरबार का इतिहास इसमें बिल्कुल नहीं लिखा गया। राजतंत्र ही समाप्त हो गया तो राजदरबार ही नहीं रहे, राजदरबार नहीं रहे तो फिर राजदरबारी जो इतिहासकार थे, राजदरबार के इतिहासकार थे, राजदरबार इतिहास लेखन की परंपरा ही नहीं रही। तो 3 नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें भी 4 पुस्तकें और उनके ग्रंथकारों के नाम या लेखकों के नाम दे रखे हैं, तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा जो सुमेलित नहीं है। सबसे पहले नंबर पर पुस्तक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो पुस्तक है यह RC दत्त की पुस्तक है, बिल्कुल पहला ऑप्शन इसका सही सुमेलित है। दूसरे नंबर पर हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया जो ताराचंद की पुस्तक है, दूसरा ऑप्शन भी इसका सत्य है। तीसरे नंबर पर द ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड इंडियन नेशनलिज्म। द ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड इंडियन नेशनलिज्म यह जो पुस्तक है दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, तीसरा ऑप्शन भी इसमें सत्य है। चौथे नंबर पर है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म जो पुस्तक है SR देसाई के द्वारा लिखी गई है। SR देसाई के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ना कि DD कोसाम्बी की। DD कोसाम्बी की अगर हम पुस्तक की बात करें तो इनकी पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री जो पुस्तक है DD कोसाम्बी की है। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म जो SR देसाई की पुस्तक है। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत हो जाएगा। असुमेलित हमें पूछा है, 4 नंबर ऑप्शन इसका असुमेलित होगा। अगला प्रश्न है कि क्लियोपेट्रा के नाक सिद्धांत का इतिहास में क्या अर्थ है। क्लियोपेट्रा के नाक सिद्धांत, क्लियोपेट्रा के नाक एक छोटी नाक थी, उसी के आधार पर एक नाक का सिद्धांत दिया गया। तो इसका इतिहास में क्या अर्थ है, तो इसका इतिहास में अर्थ है इतिहास में कारण था। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रांके के बारे में सत्य नहीं है। रांके के बारे में इनमें से कौन सा जो सत्य नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन है कि रांके ने थ्रीसाइडिस, लूथर, फिफ्टे और निबूहर को अपने 4 अभिस्वीकृत गुरुओं के रूप में स्वीकार किया था। बिल्कुल रांके ने इन चारों को अपने गुरुओं के रूप में स्वीकार किया, यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा है कि वह कला के रूप में इतिहास के रोमांटिक स्वरूप में पक्की आस्था रखते थे। तो कला के रूप में नहीं, रांके ने जो इतिहास को विज्ञान के रूप में स्वीकार किया था, कला के रूप में नहीं किया था। रांके ने इतिहास को जो विज्ञान के रूप में स्वीकार किया था, विज्ञान के रूप में स्वीकार किया था। इन्होंने कहा भी था विज्ञान के रूप में जो है, कला के रूप में नहीं बल्कि विज्ञान के रूप में। रांके का मानना था कि इतिहास को केवल स्रोतों के आधार पर या फिर प्रमाणों के आधार पर ही अध्ययन किया जाना चाहिए। तो कला का नाम आते ही है, और दूसरा ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है कि वह पुनर्जागरण इतिहासकारों द्वारा अपनाई गई इतिहास की शब्दाडंबरपूर्ण शैली के भी आलोचक रहे थे। तो बिल्कुल यह बात भी सत्य है, रांके के लिए इतिहास राष्ट्र राज्य से संबंधित थे। तो चौथा ऑप्शन भी इसका सही होगा, सत्य नहीं है। तो दूसरा होगा कला के रूप में नहीं बल्कि विज्ञान के रूप में अपनाया गया था। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा, जो इसका बिल्कुल सही नहीं है। अगला प्रश्न, 2 सूचियाँ दे रखे, इन सूची के अंदर भी वही पुस्तकें दे रखी है और लेखकों के नाम दे रखे हैं जो हमें सम्मिलित करना है। 2024 का ही UGC नेट का प्रश्न, ये सम्मिलित करने वाले जितने भी प्रश्न आपको अधिकतर प्रश्न UGC नेट के अंदर ही मिलेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर में आजकल भी ऐसे प्रश्न पूछे लगे जाने लगे, लेकिन नेट के अंदर इस प्रकार के प्रश्न ही आते हैं, सम्मिलित करने वाले प्रश्न ही पूछेंगे और उनमें भी अधिकतर पुस्तकों के बारे में ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर 4 पुस्तकें, स्टडीज ऑफ हिस्ट्री, द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, द आइडिया ऑफ नेचर और डेर सिसेरोन। तो यह पुस्तकें किन किन के हैं। सबसे पहले नंबर पर है स्टडी ऑफ हिस्ट्री। स्टडी ऑफ हिस्ट्री जो अर्नोल्ड टॉयनबी की पुस्तक है। दूसरे नंबर पर है द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट, यह स्पेंगलर की पुस्तक है। द आइडिया ऑफ नेचर जो कॉलिंगवुड की है और डेर सिसेरोन जो पुस्तक है यह बर्कहार्ट की है। इसमें 4 ही ऑप्शन बिल्कुल सम्मिलित है। तो 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4, 2 नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बर्नी के अनुसार इतिहास लेखन का आधार क्या है। यह प्रश्न शायद रिपीट लग रहा है, हमने पढ़ा था इसे। बर्नी के अनुसार इतिहास लेखन का आधार, तो बर्नी के अनुसार इतिहास लेखन का आधार क्या है, यह आप सभी को पता है, इसी के बारे में हमने पढ़ा है। तो यह सत्य निष्ठा।
2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अबुल फजल के इतिहास लेखन की विशेषता क्या नहीं थी। अबुल फजल के इतिहास लेखन की विशेषता जो इसमें से कौन सी नहीं थी। अबुल फजल के इतिहास लेखन की विशेषता कौन सी नहीं थी। पहला कि इतिहास के प्रति तर्क आधारित अधिगम का प्रयोग। इतिहास के प्रति तर्क आधारित अधिगम का प्रयोग ये तो बिल्कुल अबुल फजल के द्वारा किया गया था। इतिहास लेखन में गैर मुस्लिमों की उपलब्धियों को स्थान अबुल फजल ने बिल्कुल इतिहास लेखन के अंदर गैर मुस्लिमों की उपलब्धियों को भी स्थान दिया था। तत्कालीन उपलब्ध समस्त स्रोतों के आधार पर लेखन करना। तत्कालीन उपलब्ध जितने भी स्रोत हैं उन्हीं सभी स्रोतों के आधार पर इतिहास लेखन करना, यह बात भी सत्य है। सल्तनतकालीन इतिहास लेखन की परंपरा के अनुरूप लेखन। तो सल्तनतकालीन इतिहास लेखन परंपरा के अनुरूप लेखन नहीं, बल्कि यह अबुल फजल जो है इन्होंने सल्तनतकालीन प्रवृत्ति जो है इसका खंडन किया था और इसे सल्तनतकालीन जो परंपरा थी इसे समय की बर्बादी बताया था। सल्तनतकालीन जो इतिहास लेखन की परंपरा थी इसे समय की बर्बादी बताया था, इसका खंडन किया था। तो 4 नंबर जो ऑप्शन है जो बिल्कुल गलत होगा, उसके अनुरूप लेखन की बात नहीं की गई थी। इसमें कौन सी विशेषता नहीं है, तो 4 नंबर इसका नहीं होगा, 4 नंबर इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर, इसमें कि किसने जो इतिहास लेखन के विकास के सिद्धांत को आधार मिला। किसके लेखन में है जो किसके लेखन में विकास के सिद्धांत को आधार मिला। किसके लेखन में विकास के सिद्धांत को आधार मिला। मध्यकालीन चर्च इतिहासकार, 18वीं शताब्दी के प्रबुद्ध इतिहासकार, 19वीं सदी के राष्ट्रीय इतिहासकार या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसके लेखन से विकास के सिद्धांत को आधार मिला था, तो यह मिला था 18वीं शताब्दी के प्रबुद्ध इतिहासकारों। 18वीं शताब्दी के जो प्रबुद्ध इतिहासकारों थे इन्होंने 18वीं सदी के अंत तक मध्ययुगीन परंपरा जो थी मध्ययुगीन जो परंपरा थी इसे समाप्त कर दिया था। मध्ययुगीन परंपरा को इन्होंने समाप्त कर दिया गया था। मध्ययुगीन के विरुद्ध संघर्ष में विकासवादी आधुनिक जो प्रजातांत्रिक वैज्ञानिक बुद्धिवादी संस्कृति की इन्होंने नींव डाली थी। तो विकास के सिद्धांत के जो आधार जो मिला था 18वीं शताब्दी के प्रबुद्ध इतिहासकारों से मिला था। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इतिहास के प्रत्यक्षवादी संप्रदाय के संबंध में उस कथन को चिन्हित करें जो सही नहीं है। इतिहास के प्रत्यक्षवादी संप्रदाय के संबंध में उस कथन को चिन्हित करें जो सही नहीं है। सबसे पहला कि प्रत्यक्षवादी संप्रदाय के इतिहासकार जांच की वैज्ञानिक तकनीकी प्रयुक्त करते हैं। प्रत्यक्षवादी संप्रदाय के जो इतिहासकार है या जांच की वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयुक्त करते हैं, बिल्कुल ये वैज्ञानिक तकनीक से ही जांच को सही मानते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। दूसरा कि वे वास्तविक परम एवं विश्वसनीय ज्ञान के हिमायती थे, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन भी सत्य है। तीसरा कि उन्होंने व्यक्तिवाद को स्वीकार किया और ऐतिहासिक ग्रंथों को अधिक कल्पनाशील बनाया। तो कल्पनाशील और व्यक्तिवाद को स्वीकार करना ये दोनों ही बात है जो इसमें गलत होगी, क्योंकि इन्होंने प्रत्यक्षवादी इतिहासकार जो थे इन्होंने इतिहास में वैज्ञानिक तकनीक से ही जो घटना थी उस घटना की जांच को सही माना है। इन्होंने व्यक्तिवाद को स्वीकार बिल्कुल नहीं किया था। तीसरा ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। चौथा है कि उन्होंने दावा किया कि प्रत्यक्षवाद ने इतिहास को प्राकृतिक विज्ञान बनाया। प्रत्यक्षवादी संप्रदाय ने दावा किया था कि प्रत्यक्षवाद ने ही इतिहास को जो प्राकृतिक विज्ञान बनाया था। तो चौथा ऑप्शन भी इसका सही है। तो इसमें कौन सा कथन गलत होगा, तो इसमें जो गलत होगा वो हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एक पुस्तक का नाम है जिसका लेखक कौन है। द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एक पुस्तक का नाम है और इस पुस्तक के लेखक का नाम है, तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है अनिल सील। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पुनर्जागरण की भावना ने इतिहास लेखन पर व्यापक प्रभाव डाला। निम्नलिखित में से कौन उन प्रभावों से संबंधित नहीं है। पुनर्जागरण की भावना ने इतिहास लेखन पर व्यापक प्रभाव डाला था। पुनर्जागरण का जो काल था वो तर्क का, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, शास्त्रीय परंपराओं पर आधारित काल था। तो इस पर है जो कौन सा प्रभाव इसे संबंधित नहीं है। पहला कि इतिहास के मानवीय दृष्टिकोण की ओर लौटना। पुनर्जागरण में इतिहास के मानवीय दृष्टिकोण की ओर लौटा गया। शास्त्रीय परंपराओं को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को, तर्क को जो महत्वपूर्ण माना गया।
अविशेषज्ञ इतिहासकारों का प्रादुर्भाव, अविशेषज्ञ इतिहासकारों की इसमें बात ही नहीं। अगर यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात की जाए, तर्क की बात की जाए, शास्त्रीय परंपराओं पर आधारित अगर इतिहास की बात की जाए, तो यहाँ पर केवल विशेषज्ञ आएंगे, शिक्षित या फिर जो मौलिक स्रोतों पर जो पहुंच रखने वाले जो विद्वान जो इतिहासकार थे वही इस इतिहास का लेखन कर सकते थे। तो अविशेषज्ञ इतिहासकारों का प्रादुर्भाव इसमें बिल्कुल दूसरा ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा कि मानवीय इतिहासकारों के नए संप्रदाय की वृद्धि, बिल्कुल। सार्वभौमिक इतिहास और कालानुक्रम का प्रादुर्भाव हुआ, तो 4 नंबर ऑप्शन भी इसका सही होगा। दो नंबर जो है अविशेषज्ञ इतिहासकार इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल गलत माना जाएगा। अगला प्रश्न है कि यचकार की पुस्तक व्हाट इज हिस्ट्री, में निम्नलिखित अध्यायों को कालक्रम अनुसार विस्तृत कीजिए। यह बहुत खतरनाक प्रश्न आया था। इतिहास कारों की जो किताबें हैं, जो पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों के नाम, इतिहासकारों के नाम सुमेलित करने, जो सुमेलित है, नहीं है, असुमेलित, इस प्रकार के प्रश्न तो पूछे गए। लेकिन ये जो प्रश्न है इसमें पूछा गया एचकार की जो पुस्तक थी व्हाट इज हिस्ट्री, इस व्हाट इज हिस्ट्री पुस्तक के अंदर जो अध्याय थे उन अध्यायों को क्रमवाइज करना था हमें। तो यह प्रश्न काफ़ी टफ प्रश्न माना गया था। तो इसमें जो, हालांकि इसमें जो अध्याय दे रखे हैं वो सारे क्रमवाइज ही दे रखे हैं, लेकिन एक क्रमवाइज करने का इसमें प्रश्न आया था। तो इसमें जो पहले इसमें आएगा द हिस्टोरियन एंड द हिज फैक्ट्स, सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल, हिस्ट्री, साइंस एंड मोरालिटी, कोजेशन इन हिस्ट्री और हिस्ट्री एज प्रोग्रेस। तो इसमें ये पांचों ही है, इसमें जो क्रमवाइज ही थे। तो ए बी सी डी ई और ई, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जर्मन दार्शनिक था जिसने भारतीय विचारधारा का ऋण खुलेआम स्वीकार किया। निम्नलिखित में से कौन सा जर्मन दार्शनिक था जिसने भारतीय विचारधारा का ऋण खुलेआम स्वीकार किया, तो वह था शोपेनहावर, 3 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि कल्हण-कृत राजतरंगिणी कितने तरंगों में विभक्त थी। कल्हण ने जो राजतरंगिणी लिखे थे जिसके अंदर हमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है, यह कितने तरंगों में विभक्त थी। तो कल्हण की जो राजतरंगिणी थी इसके अंदर 8000 छंदबद्ध पद थे। 8000 जो छंदबद्ध जो पदों का एक लंबा ग्रंथ था, जो 8 तरंगों के अंदर या फिर 8 लहरों के अंदर जो विभक्त था। तो 8000 जो ये छंद थे ये 8 तरंगों के अंदर विभक्त किए गए थे। तो इसमें हमें तरंगे पूछे तो तरंगे इसमें होगी 8, तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है कि देश प्रेम धर्म है, देश प्रेम धर्म है तथा धर्म है भारत के प्रति प्रेम। देश प्रेम धर्म है और धर्म है भारत के प्रति प्रेम, यह कथन किसका है, तो यह कथन है बंकिम चंद्र चटर्जी का। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा यह कथन कहा गया था। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ ही आज की क्लास समाप्त होती है। कल की जो नेक्स्ट क्लास होगी 3 दिसंबर, इसमें भी हम 50 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।